सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका पहला पैसेज हमें दे रखा है। एक कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट डिस्कवर हुआ है जो कि एल्कोहल्स को कार्बोनल कंपाउंड में चेंज कर सकता है। ओके, और ये डायरेक्टली एयर को यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन की जगह पे, और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर ही निकलता है केवल। ओके, और इसमें बताया गया है सेकेंड पैराग्राफ में कि प्राइमरी सेकेंडरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल को ये स्मूथली ऑक्सीडाइज करके उसके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज कर सकता है। और इसमें ऑक्सीजन की जगह हम एयर का यूज कर सकते हैं, जिससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसमें बताया गया कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये ट्रांसफॉर्म करके क्या करेगा, एल्कोहल्स को कार्बोनल कंपाउंड में चेंज करेगा। और जो हमें एक की पॉइंट मिल जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और एलाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल को ये एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करेगा। अब इसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी कैन बी यूज टू कन्वर्ट। अब हमने अभी जो कैटलिस्ट सिस्टम को पढ़ा है उसमें क्या हम इन चारों में से क्यों कौन सी रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। एसिड का इसमें कोई बताया ही नहीं गया है। सेकेंड भी नहीं होगा। थर्ड में क्या है, प्रोपेनॉन टू प्रोपेनॉल। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ से कीटोन से एल्कोहल में चेंज करने के लिए नहीं बोला गया था, जबकि बोला गया था एल्कोहल से कीटोन में चेंज करने के लिए। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रोपेनॉल टू ऑल टू प्रोपेनॉन। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, कार्बोनल कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज यूजिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट सिस्टम। तो इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं इस कॉपर का यूज करके, तो हमें कार्बोनल कंपाउंड मिलता है। वही कार्बोनल कंपाउंड हमें ओजोनेसिस करने पे मिलता है। वो हमें कंपाउंड निकालना है जिसकी ओजोनेसिस से हमें यही कार्बोनल कंपाउंड मिल जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, कि जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें इथेनॉल मिल जाएगा। ओके, CH3CHO क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। अगर सेकेंडरी होता तो हमें कीटोन मिलना था। ओके, तो अब इसके हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन इन। ब्यूट वन इन को जब हम ऑक्सीडाइज ओजोनोसिस करेंगे इसकी, तो क्या मिल जाएगा, CH3CH2CHO प्लस HCHO, जो कि हमें नहीं चाहिए था, हमें इथेनॉल चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे सेकंड। सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है ब्यूट वन टू इन। ओके, ब्यूट टू इन। तो जब हम इसे तोड़ेंगे, इसका ओजोनोसिस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2CH3CHO, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका और पार्ट में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल दो प्रकार के अल्कोहल होते हैं, जिसमें एलाइलिक अल्कोहल के लिए क्या होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, एंड विनाइलिक के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे जो सर्कल मार्क कर रखा है वो है विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन, जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। तो एलाइलिक के लिए जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो ब्यूट 3 इन 2 ऑल, जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है एलाइलिक कार्बन को। ओके, क्योंकि जो एलाइलिक कार्बन है उस पे फंक्शनल ग्रुप है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट में दे रखा है, बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स ए कंपाउंड ए विच ऑन रिएक्शन विद KOH गिव्स कंपाउंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले चलेंगे। तो नीचे देखते हैं, जब बेंजाइल अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं इस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से, तो हमें क्या मिलने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड। अब जब हम इसे KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें दो कंपाउंड मिलने वाले हैं, एक सॉल्ट COOK एंड दूसरा अल्कोहल। ओके, अब हमें इसमें चेक करना है कि B और C कौन सा होगा। तो हम जो अल्कोहल है उसे KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में जब हम उसे ट्रीट कराएंगे, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या मिल जाएगा, COOK। ओके, तो ये हमारे हो गए। तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो हो जाएगा बेंजल डिहाइड कॉमा बेंजल अल्कोहल कॉमा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ए आंसर राइट हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
An organic compound X with molecular formula C3H8O on reaction with this copper-based catalyst gives compound Y, which reduces Tollens reagent. X on reaction with sodium metal gives Z. What is the product of reaction of Z with 2-chloro-2-methyl propane? तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो X की क्या पॉसिबिलिटी है? X की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, पहले इसका जो फॉर्मूला दे रखा है C3H8O, तो इसे हम लिख सकते हैं CnH2n+2O, जो कि एल्कोहल हो सकता है या फिर हो सकता है ईथर। अब देखते हैं, यहाँ पे ईथर का कोई काम नहीं है तो एल्कोहल को देखते हैं। एल्कोहल में ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, जो कि एक प्राइमरी एल्कोहल है, और सेकेंडरी एल्कोहल भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH एंड CH3। तो हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल से तो बनेगा एल्डिहाइड, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उससे बनेगा कीटोन। और हमें ये भी पता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सके वो कंपाउंड हो जाएगा अपना एल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे अब एल्डिहाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे Na से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो क्या हो जाएगा, तो हमें मिल गई ये इक्वेशन। ओके, ये जब हमें कंपाउंड मिला है तो अब इस कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किससे करवाना है, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन से। तो जब इसे हम करवाएंगे रिएक्ट तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, यही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो गया C, CH2 डबल बॉन्ड CH ब्रैकेट CH3 का होल ट्वाइस। अब आते हैं इसके सेकेंड पैसेज पे। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट लेदर एब्जॉर्ब और लूजेस इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर, relative humidity, degree of porosity, and size of pores. Moisture has great practical significance because its amount affects the durability of leather, and in articles such as shoes, gloves, and other garments, the comfort of the wearer. High moisture content accelerate deteriorate, यहाँ पे डिटोरेशन का मतलब होता है डिके, एंड प्रमोट मिडियो एक्शन मतलब फंगस लग जाना। On the other hand, a minimum amount of moisture is required to keep leather properly lubricated and thus prevent cracking. Okay. The study indicates that adsorption of moisture by leather is a multi-molecular process, okay, and is compliant by low enthalpy of adsorption, okay, low enthalpies. Further, at 75% relative humidity, the adsorption is a function of surface area only. तो यहाँ पे क्या हो गया, फिजियो एजप्शन हम मान सकते हैं। ओके, हाइड इज टेंड टू harden leather. This process of tanning occur due to mutual coagulation of positively charged hide with negatively charged tanning material. Untanned hide and chromatanned leather have the largest surface area. The leather tanned with vegetable tanning material have smaller surface area since they are composed of less hide substance and capillaries are reduced to smaller diameter. जो वेजिटेबल टैन मटेरियल है उसमें स्मॉलर सरफेस एरिया हो जाएगा क्योंकि काफ़ी जो कैपिलरीज होती हैं उसकी भर जाती हैं हाइड की। ओके, इन सम केसेस प्रोबेबली कंप्लीटेड फिल्ड बाय टैनिंग मटेरियल। और किसी किसी केसेस में तो ऐसा हो जाएगा कि वेजिटेबल टैनिंग में जो हाइड है वो पूरी तरीके से उसके पोर्स को फिल कर देगी। ओके, द रिजल्टेंट द स्टडी इंडिकेट दैट अनटैन्ड हाइड एंड क्रोम टैन्ड लेदर एब्जॉर्ब द मोस्ट वाटर वेपर। ओके, तो अब देखते हैं इसके जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें जिसके जरा पॉइंट समझ लेते हैं। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमें ए लिखना है, assertion and reason both are correct statement but reason is not correct explanation for assertion। तब हमें बी लिखना है। और सी और डी में क्या हो जाएगा, assertion is correct statement but reason is wrong statement, और डी में assertion is wrong statement but reason is correct statement। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन है, vegetable tanned leather cannot absorb a large amount of moisture।
तो हमें पता है कि जो वेजिटेबल टेंट लेदर होती है वो ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होता है, स्मॉलर सरफेस एरिया। तो ये तो सही हो गया। तो अब देखते हैं इसका रीज़न। पोरस मटेरियल हैव हायर सरफेस एरिया, ये भी सही है, क्योंकि पोरस मटेरियल्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया होता है ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। असर्शन दे रखा है एनिमल हाइड सोक्ड इन टैनिंग रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। सही बात है, जब टैनिंग होती है एनिमल हाइड की तो वो हार्ड हो जाता है। ओके, और ये होता क्यों है? रीजन में क्या दे रखा है? टैनिंग अकर ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन। तो रीजन भी सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? कि म्यूचुअल कोगुलेशन से ही जो एनिमल हाइड होती है, एनिमल हाइड की टैनिंग होती है, वो हार्ड हो जाती है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ए। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज फिजियो एब्जॉर्प्शन। तो हमें ये पता है कि फिजियो एब्जॉर्प्शन ही होगा, और रीजन में दे रखा है, ये सही हो गया। ओके, रीजन देखते हैं। इट इज़ ए मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस एंड इज कंपेंड बाय लो एंथैल्पीज ऑफ एडजॉर्प्शन। ये भी हमें अभी दे रखा था पैराग्राफ में। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, और जो फिजियो एजप्शन होता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है, इसी से हमें पता चलता है। तो ये रीज़न भी करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। लेदर टैनिंग विद वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल हैव स्मॉलर सरफेस एरिया। सही बात है, ये वेजिटेबल टैनिंग होती है तो जो उसके पोर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, तो अब इसका रीजन देखते हैं। द कैपिलरीज प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस टू स्मॉलर डायमीटर। ये भी सही है, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं वो स्मॉल हो जाती हैं, तभी तो जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, सॉरी ए। अब इसका और पार्ट भी देख लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है। लेदर एड्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। सही है, लेदर जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। ओके, अब रीज़न दे रखा है सम मॉइस्चर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ लेदर। ये भी बात सही है कि क्रैकिंग से बचाने के लिए लेदर को हमें मॉइस्चर से प्रिवेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो रीज़न है वो असर्शन को कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर जो असर्शन की जगह, जो रीजन की जगह हमें ये दे रखा होता कि किस पे डिपेंड कर रहा है, तो शायद हम इसको रिलेट कर पाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हम पूछा गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, और हमें दे क्या रखा है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA इज 91। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन भी दे रखे हैं। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है CH3COOH को हम लिख सकते हैं CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। ओके, तो हमें दे रखा है CH3COO नेगेटिव, हम कैसे निकाल लेंगे? CH3COO Na माइनस Na पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे 40.9 ओके मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? जो CH3COOH है, तो उसमें जो अभी हमने CH3COO माइनस का जो हमने निकाला था, उसे H में प्लस कर देंगे। H की वैल्यू हम कितनी दे रखी है? 349.6। जब इसे प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। आंसर सी हो जाएगा 390.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। काफ़ी सिंपल है। कर्लिंग ऑफ मिल्क इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ये जो कर्लिंग ऑफ मिल्क है वो किसका एग्जाम्पल होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसका और पार्ट है, डाइसैकराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर आर। जो डाइसैकराइड है जो रिड्यूसिंग है इन नेचर, ओके, तो वो क्या हो जाएंगे? सुक्रोज एंड माल्टोस। आंसर यही हो गया, आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ टोलिन। तो हमें 1 मोल ऑफ बेंजीन को 1 मोल ऑफ टोलिन से मिक्स करना है, तो हमें क्या मिलता है? वही पूछा गया है। कुछ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दे रखा है और वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन भी दे रखा है। ओके, तो अब हम इसे ज़रा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब बेंजीन का 1 मोल और टोलिन का 1 मोल, तो इसका जो मोलकुलर मोल फ्रैक्शन
जो बेंजीन का हो जाएगा वो भी हो जाएगा 0.5 और टोल्यूइन का भी 0.5। और हमें इसका प्रेशर दे रखा था 12.8 और 3.85, जो कि प्रेशर होता है प्योर स्टेट का। तो अब हम पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बेंजीन जो हमने ए लेट किया था, तो इसको हो जाएगा प्योर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक का जो सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसकी लास्ट सब सेल देख लेते हैं। ओके, तो 3d10 4s1। तो यहाँ पे जो डी सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम्प्लीटली फिल्ड 3D सब सेल। ओके, अब देखते हैं इसका और पार्ट में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक आयन। तो हमें एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले ए का देखते हैं, वेंडियम 2+ का। वेंडियम का वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो होता है 3d3 4s2। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा 3d3। तो ये अभी भी पैरामैग्नेटिक नेचर को शो कर रहा है। अब देखते हैं स्कैंडियम 3+ को। स्कैंडियम का क्या होता है 3d1 4s2। इसमें से 3 निकाल दिए गए तो यहाँ पे केवल आर्गन 18 बचा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो चाहिए हमें डायमैग्नेटिक आयन। क्योंकि पैरामैग्नेटिक आयन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और जो डायमैग्नेटिक होता है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी, स्कैंडियम 3+ आयन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स। तो हम जरा इसकी रिएक्शन को करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब ब्रोमीन और क्लोरीन की प्रेजेंस में NaOH से जब हम रिएक्शन करवाते हैं प्रोपेनामाइड की, तो इसे बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेनामाइड तो मिल ही नहीं सकता, इथेनामाइन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो आंसर हो गया हमारा इथेनामाइन, बी आंसर। अब देखते हैं इसका और पार्ट में हमें क्या बोला गया है, IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विद 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो जरा इसकी रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमने लिखा है मिथाइल अमाइन CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और जिसकी रिएक्शन करवा दी है इथाइल क्लोराइड से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा और बचा हुआ पार्ट नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड N, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ गए आके यहाँ पे, तो ये बन गया N मिथाइल इथेनामाइन। तो आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है एम्बीडेंटेड लीजेंट लाइक NO2 एंड साइनाइटाइन। ओके, और तो हमें बताना है यूनिडेंटेट हैं या डाइडेंटेट हैं या पॉलीडेंटेट हैं। ओके, तो हमें पढ़ाया जाता है एम्बीडेंटेट लीजेंड में जो होता है क्या होता है कि जो आयन होता है वो दोनों तरफ से, यहाँ नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है या फिर ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है। अब यूनिडेंटेट कैसे होगा, यूनिडेंटेट में क्या होता है कि एक टाइम पर एक ही तरफ से अटैक करेगा। ओके, डाइडेंटेट में 2 अटैकिंग पोजीशन होती हैं, 2 साइड से वो करता है, ग्रैब करता है एक सेंट्रल मेटल एटम को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एन यूनिडेंटेट, ये हमारा आंसर हो गया। और पार्ट देखते हैं इसका, द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे CO, और थर्ड दे रखा है तो इसकी +3 हो गई। ओके, उसके बाद शुरू से आते हैं टेट्रा अमाइन, अमाइन का बनाया NH3 का होल 4। ओके, उसके बाद दे रखा है हमें एक्वा क्लोराइडो। ओके, तो एक्वा क्लोराइडो कैसे लिखेंगे, H2O Cl। ओके, Cl पे -1 होता है। ओके, तो अब आ जाएगा माइनस का 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया क्लोराइड।
तो जो अब यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, +3 - 1 इक्वल टू -2। ओके, मॉड लगाएंगे, मॉड लगा के ही लिखेंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया वो है ए, कोबाल्ट NH3 का होल 4 H2O Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2। आंसर मिल गया हमें ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच सेट ऑफ आयन एग्जिबिटिंग स्पेसिफिक कलर, कौन से आयन स्पेसिफिक कलर को शो करेंगे। ओके, तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, मैग्नीज 3+। तो इसमें जब हम स्कैंडियम को देखते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। ओके, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D1 4s2। ओके, तो जब इसमें से 3+, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, डी ऑर्बिटल ख़त्म हो जाएगी। तो ये डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन नहीं होगा, तो इसका ये मतलब कलर शो नहीं करेगा। ऐसे ही टाइटेनियम का देख लेते हैं, उसमें उसका है 22, उसमें से जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो भी डी ऑर्बिटल ख़त्म हो गई, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलर शो नहीं करेगा। तो अब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा सी, वेर्नियम 3+, वेर्नियम 2+ और Fe3+, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई ABCD, ये चारों प्रोडक्ट हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं। तो पहली रिएक्शन क्या देखी, C2H5Cl एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ईथीन। ओके, C2H4। जब हम बी में क्या है कि जब हम इसको एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH। बी हमारा आ गया C2H5OH। अब करवाएंगे हम इसका सी, इसका जब हम साइनाइड से करवाएंगे तो क्या होगा, AgCN से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5NC। ओके, अब डी में क्या देखा है, पोटेशियम साइनाइड से डायरेक्ट कराया है, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, साइनाइड, तो ये बन जाएगा C2H5CN। तो हमें ए मिला है C2H4, बी मिला है C2H5OH, सी मिला है C2H5NC एंड डी मिला है C2H5CN। यही हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द क्रिस्टल शोइंग फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता था, जो कैटायन था वो अपनी लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता था। तो एक ही यहाँ पे एक फिगर है जो पहला वाला है, यहाँ पे जो ए कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक, जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जैसे कि एडेनिन टू थाइन। ओके, और दूसरा हो जाएगा साइटोनिन टू ग्वाइन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं, तो ये हमारा सही हो गया। अब रीजन देख लेते हैं, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। तो अभी हमने जो बताए थे एडेनिन टू थाइन, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हमारा जो रीजन है वो सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं इसका 13 पार्ट। 13 में क्या दे रखा है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ओजोन लेयर तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है, ऑक्सीजन से और कंपेयर करा दिया, तो ये तो गलत हो गया। ओके, तो आंसर तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डी हो जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि यही है। अब देख लेते हैं इसका और रीज़न भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट, ये सही है, तो आंसर इसका हो गया डी। ओके, ओके, तो अब आते हैं 14 पार्ट में, 14 क्वेश्चन पे। तो क्या इसमें क्या बोल रखा है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। तो ये बात सही है, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो गैसेस होती हैं वो सही से सॉल्युबल होती हैं, जबकि वार्म वाटर में नहीं हो पाती हैं। तो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होती हैं तो उसमें कंफर्टेबल रहेंगे एक्वेटिक स्पीसीज। ओके, तो ये तो हमारा सही हो गया। रीजन देख लेते हैं, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो सेम टेम्परेचर पे जो KH वैल्यू होती है, हेनरी कांस्टेंट, जो अलग अलग गैसेस का वो अलग अलग होता है। ओके,
सेम टेम्परेचर पे। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन जो इसका रीजन दे रखा है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कहीं से भी असर्शन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आयोडोमीथेन। तो मिथॉक्सी इथेन को जब हम रिएक्ट करेंगे HI से, तो जो आई होगा आयोडीन, वो क्या करेगा CH3 आई बना लेगा आयोडोमीथेन, और जो बचा हुआ पोर्शन है इथेन का वो क्या बना लेगा इथेनॉल। ओके, तो ये तो सही है। ओके, और अब देखते हैं इसका रीज़न। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोस SN2 मैकेनिज्म। तो ये भी बात ठीक है कि जब ईथर से जो मिथॉक्सी इथेन है उससे जब HI को हम रिएक्ट कराते हैं तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। ओके।